हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर राजेश कुशवाहा और आज का हमारा टॉपिक है कोशिका विज्ञान। आइए देखते हैं कोशिका विज्ञान क्या होता है। कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं कोशिका विज्ञान। कोशिका होती क्या है? हम अपने आसपास देखते हैं बहुत सारी चीजें हैं, कुछ में से कुछ चीजें जिंदा हैं, कुछ चीजें जो है मुर्दा हैं, यानी कुछ चीजें सजीव हैं और कुछ चीजें निर्जीव हैं। आखिर जो चीजें जिंदा है उनके अंदर आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो जिंदा है? तो वास्तव में जो चीज जिंदा होती है उनके पास पाई जाती है कोशिका। जिनके पास कोशिका नहीं होती वो निर्जीव होते हैं। जैसे कि हम बात करें तो मैं एक इंसान हूँ, बाहर बहुत सारे जानवर होते हैं, बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, ये सब जिंदा चीजें हैं। इन्हें जिंदा इसलिए है क्योंकि इनके पास कोशिका पाई जाती है। जिस सीट पे, जिस बेंच पे आप बैठे हुए हैं, जिस जो पेन मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, जिस बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ, ये जिंदा नहीं है, ये निर्जीव है क्योंकि इसमें कोशिका एक कंप्लीट कोशिका नहीं है, इसके अंदर एक कोशिका नहीं है इसके अंदर। तो जिसके पास कोशिका है वो जिंदा है, जिसके पास कोशिका नहीं है वो जिंदा नहीं है। तो हम बात करें तो कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहते हैं। तो कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहते हैं। तो अगर कोई चीज जिंदा है तो उसके पास कोशिका है, जिसके पास कोशिका, जो अगर कोई चीज जिंदा नहीं है तो उसके पास कोशिका नहीं है। तो हमारे पास अगर कोई सजीव है तो उसके पास कोशिका है, कोशिका लिख के सही का निशान लगा दिया। और कोई चीज निर्जीव है, तो उसके पास कोशिका नहीं है। और कोई चीज निर्जीव है तो उसके पास कोशिका नहीं है, और कोई चीज सजीव है उसके पास कोशिका प्रेजेंट है। अब बात करते हैं हम लोग कोशिका के बारे में। अगर किसी के पास सिर्फ एक ही कोशिका है तो उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और किसी के पास बहुत सारी कोशिकाएं हैं तो उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव के उदाहरण होते हैं अमीबा, पैरामीशियम। बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण होते हैं हम लोग, यानी कि इंसान, यानी कि जंतुएं जितनी भी होती हैं, जैसे कि इंसान हो गया, जानवर हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, ये बहुकोशिकीय जीव हैं। और पौधे भी बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो हम बात करते हैं तो अगर कोशिका जो है किसी के पास, कोशिका किसी के पास एक ही कोशिका है तो उसे हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और अगर किसी के पास बहुत सारी कोशिकाएं हैं, बहुत सारी कोशिकाएं हैं किसी के पास, तो उसे हम लोग बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कोशिका आखिर होती क्या है। अभी उस बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग कि क्या होती है कोशिका, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। अभी देखते हैं कि क्या कोशिका के बारे में हमारी किताबों में क्या शुरुआत में इसका एवं दे रखा है, इसका परिचय क्या है। तो एक कोशिकीय जीव के उदाहरण होते हैं अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना इत्यादि। बात करें हम बहुकोशिकीय जीव की तो उसके उदाहरण होते हैं जंतु, यानी कि पशु वगैरह, और इंसान भी जंतु में आता है, और पादप कोशिका या पौधे, ये आते हैं बहुकोशिकीय जीव में। आखिर हम कोशिका के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, आखिर इसका महत्व क्या है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका की खोज किसने की। सबसे पहले कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक जीवित कोशिका नहीं थी, एक ये मृत कोशिका थी।
सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने की थी। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहली बार वैज्ञानिक का नाम लिख देते हैं सीधे सीधे, रॉबर्ट हुक ने पहली कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में की थी, लेकिन यह एक मृत कोशिका थी। पहली बार जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार जीवित कोशिका की खोज की थी। धरती के ऊपर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कोशिका नहीं पाई जाती, उन्हें अकोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे कि विषाणु। तो अगर आपसे पूछता है अकोशिकीय जीव के बारे में बताओ, तो अकोशिकीय जीव जिसके पास कोशिका ही नहीं होती वो होता है विषाणु। इसे इंग्लिश में वायरस भी कहते हैं, विषाणु। अब बात करें हम कोशिका की, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कोशिका आखिर कैसे जो है इतना महत्व रखती है हमारे जीवन में। इसके लिए हम उदाहरण लेंगे एक कोशिकीय जीव का। हम सभी देखते हैं एक कोशिकीय जीव को, तो एक कोशिकीय जीव जो होता है, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण ले लेंगे हम, तो वो हमारे पास है अमीबा पैरामीशियम। इसका उदाहरण हमारे पास है अमीबा पैरामीशियम। अब आप देखिए अमीबा को, नाम सुना होगा आप सबने। जो अमीबा होता है सिर्फ एक कोशिका का बना हुआ है, फिर भी ये अपनी संख्या बढ़ा सकता है, यानी कि प्रजनन कर सकता है, और अपने जिंदा रहने के लिए जो भी काम होते हैं वो सारे काम पूरे कर लेता है। अगर अमीबा एक कोशिका का बना हुआ है, ये इतने सारे काम कर लेता है, यानी स्वतंत्र रूप से ये रह सकता है, अपनी संख्या बढ़ा सकता है प्रजनन करके, और अपने जीवन के सारे काम पूरे कर सकता है। तो ऐसी, जैसे ये एक कोशिका का बना हुआ है, ऐसी बहुत सारी कोशिकाओं से हम लोग बने हुए हैं, हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोशिका जो होती है ये हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जिस तरीके से ये मकान, ये घर ईंटों से बना हुआ है, यानी इस मकान या घर की जो इकाई हो गई वो ईंटें हो गई, ईंटें एक के ऊपर एक रखी गई हैं तो पूरा मकान बन गया है ये। ऐसे ही हमारा शरीर, पौधों का शरीर, ऐसी बहुत सारी कोशिकाओं के समूह से बना है। लाखों करोड़ों कोशिकाएं मिलकर हमारे शरीर को बनाती हैं। आपने पढ़ रखा होगा छोटी कक्षाओं में कि जो है कोशिका के समूह से ऊतक बनता है, ऊतक के समूह से अंग बनता है, अंग के समूह से अंग तंत्र बनता है। आपने पढ़ रखा होगा, अभी हम इस बात को लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक कोशिकीय जीव का उदाहरण अमीबा पैरामीशियम हो गया, और ये जो है अपने जीवन के सारे काम पूरे कर लेते हैं, अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं एक कोशिका के होते हुए। अगर इनकी एक कोशिका में थोड़ी सी कमी कर दी जाए तो शायद ये स्वतंत्र रूप से ना रह पाए, शायद अपनी संख्या ना बढ़ा पाए। तो
हम यहाँ पे इस बात को लिखेंगे क्या, एक कोश की जीव प्रजनन करके अपनी संख्या बढ़ा सकता है। स्वतंत्र रूप से रह सकता है या जीवन यापन कर सकता है। अगर कोशिका की पूरी संरचना में से कुछ कम हो जाए तो शायद एक कोश की जीव का या अमीबा का एक कोश की जीव का स्वतंत्र रूप से रहना संभव ना हो। अगर एक कोशिका में कुछ कमी हो जाए तो शायद जो जीव है एक कोशिका वाला, उसमें एक कोशिका में कुछ कमी हो जाए तो शायद वो स्वतंत्र रूप से ना रह पाए। और ऐसी हमारे शरीर में हजारों लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोशिका हमारे शरीर की न केवल संरचना को बना रही है बल्कि हमारे शरीर के सारे कामों को भी पूरा कर रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोशिका हमारे शरीर की या सारे जीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। और कोशिका से कैसे हमारा शरीर बना है ये आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ रखा है, फिर मैं बताता हूं कैसे बना है। तो सबसे पहले होती है एक कोशिका, फिर कई सारी कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं ऊतक, कई सारे ऊतक के मिलकर बनाते हैं अंग, और कई सारे अंग मिलकर बनाते हैं अंग तंत्र, और अंग तंत्र के समूह से बनता है हमारा पूरा एक शरीर, यानी कि एक पूरा जीव पैदा हो जाता है, पूरा एक जीव बन जाता है। तो कोशिका के समूह से बनता है ऊतक, ऊतक से बनता है अंग, अंग के समूह को बोलते हैं अंग तंत्र, और अंग तंत्र है तो हम एक जीव है। उदाहरण के लिए हमारे शरीर में कोशिका से बना हुआ है, हमारे शरीर की कोशिकाएं, कोशिकाओं के मिलने से हमारे शरीर के ऊतक बने, ऊतकों के मिलने से हमारे शरीर के अंग बने, जैसे कि हाथ, पैर, नाक, मुख, कान, हृदय, इसके अलावा फेफड़े। तो ये सब कुछ अब जो है खून बना, रक्त बना, मतलब तो बन गया हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र। फिर जो है हमारे फेफड़े मिले, हमारी नासिका मिली, इन सब के मिलने से बन गया श्वसन तंत्र। तो सब कुछ सारा तंत्र हमारे शरीर में है, और तंत्र अगर सब कुछ है हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में तंत्र है, तो हम एक जीव है, एक ऑर्गेनिज्म है। पौधों के बारे में बात करें
तो पौधों में कई सारी कोशिकाएं, पौधों के ऊतक, पौधों के अंग, और पौधों के अंग आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, अंग तंत्र बन गया। जैसे कि उसकी जड़ें, उसकी पत्तियां, उसकी ब्रांचेज यानी कि उसकी शाखाएं, तो ये सब मिलकर पूरा जो है पौधे का अंग तंत्र बन गया। और एक फिर पौधा, पौधा भी एक जीव है। तो इस तरीके से जो है हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेल की, कोशिका की। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो है कोशिका सिद्धांत क्या होता है। तो अब हम कोशिका के बारे में ही बात करेंगे और कोशिका सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं क्या होता है कोशिका सिद्धांत। बात करते हैं हम लोग कोशिका सिद्धांत की। कई बार जो है एग्जाम में, परीक्षाओं में पूछा गया है कि जो है कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तो कोशिका सिद्धांत दिया था 1838 1839 में स्लाइडेन और स्वान नाम के वैज्ञानिकों ने। स्लाइडेन और स्वान नाम के वैज्ञानिकों ने। तो स्लाइडेन और स्वान ने 1838-1839 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत दिया था। अब बात करते हैं हम लोग कि जो है स्लाइडेन कौन है और स्वान कौन है। स्लाइडेन जो है एक जर्मन के थे और ये वनस्पति शास्त्र के ज्ञाता थे। ये वनस्पति विज्ञान को जानते थे, यानी कि पौधों को जानते थे। जो स्वान है ये जंतु विज्ञान के ज्ञाता थे और ये थे ब्रिटेन के, इंग्लैंड के थे, यानी कि अंग्रेज थे और ये एक जर्मन थे, जर्मनी के थे ये। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्लाइडेन की। बात कर लेते हैं स्लाइडेन की। स्लाइडेन थे, ये थे जर्मन वनस्पति विज्ञानी। थे और ये इसका मतलब पौधों का अध्ययन क्या करते थे। इन्होंने कहा कि पौधों के पास बहुत सारे प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो कि पौधों का ऊतक बनाती हैं। तो वही जो पूरा स्टेटमेंट है लिखते हैं हम लोग, पौधों के पास विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो उनका ऊतक बनाती है। ये बात स्लाइडेन ने बताई। इसके बाद हम बात करते हैं स्वान की। ये कहां के थे? स्वान ये थे अंग्रेज, इंग्लैंड के थे, ये ब्रिटेन के थे, ये ब्रिटेन के थे और ये थे जंतु विज्ञानी, यानी कि ये पशुओं के बारे में बात करते थे, लेकिन इन्होंने थोड़ी सी बात पौधों के बारे में भी कर दी। इन्होंने बताया कि जो पौधे होते हैं उनमें जो बाहरी परत है, बाहरी आवरण है, वो होता है कोशिका भित्ति, जो कि पौधों का एक अद्वितीय कैरेक्टर है। और जो जंतु होते हैं, जो पशु होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनमें जो बाहर की परत है वो कोशिका भित्ति नहीं है। जो बाहर की परत है वो कोशिका भित्ति नहीं है। तो प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में उस बाहरी परत को जो पौधों जो जंतुओं में पाई जाती है उसे हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं या कोशिका कला कहते हैं। तो इन्होंने कहा, स्वान ने, इन्होंने कहा कि
कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति पादप कोशिका का एक अद्वितीय कैरेक्टर है। अद्वितीय कैरेक्टर है या अद्वितीय गुण है, अद्वितीय गुण है। जंतुओं में बाहरी आवरण कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति नहीं होती। तो होती क्या है? तो वो होती है कोशिका झिल्ली, जिसे हम अभी वर्तमान समय में जो जंतुओं में बाहरी की परत है उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। वर्तमान में जंतुओं के कोशिका के बाहरी आवरण को कोशिका कला या कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि आखिर ये कोशिका झिल्ली क्या है, कोशिका भित्ति क्या है, इस समझ में आपका नहीं आ रहा होगा। तो अभी इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। ये बना के दिखाई देता हूं एक बार क्या होता है। देखो, ये हमारे पास मान लेते हैं पादप कोशिका है, यानी कि जो पौधों में कोशिका होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो पादप कोशिका होती है इसमें बाहर एक आवरण है, जो बाहर इसमें बाहर आवरण है पादप कोशिका में, इसका नाम होता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, इसी को इंग्लिश में हम लोग सेल वॉल भी कहते हैं। इसके बाद फिर इसके अंदर प्रेजेंट है एक और लेयर जिसे बोलते हैं कोशिका कला। कोशिका कला या कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं इसे। लेकिन जो जंतु कोशिका है, जो जंतु कोशिका है, इसमें जो है जो बाहर की बाउंड्री है उसका नाम है कोशिका झिल्ली या इसे कोशिका कला कहते हैं। इसे इंग्लिश में प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है पादप कोशिका हो गई और ये हमारे पास हो गई जंतु कोशिका। इसे हम लोग कोशिका कला भी कहते हैं, वहां लिखा ही है, ठीक है। कोशिका झिल्ली कोशिका कला भी कहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये बेसिक दोनों में जो है अंतर है। अब आपको हमने 4-5 कोशिकाएं दी, हमने कहा पहचान के बताओ इसमें कौन सी पादप कोशिका है और इसमें कौन सी जंतु कोशिका है। तो आप देखेंगे जिसमें बाहर जो आवरण है वो कोशिका भित्ति है तो वो पादप कोशिका हो जाएगी, और अगर बाहर कोशिका भित्ति नहीं है तो वो जंतु कोशिका हो जाएगी। ऐसे हम पहचान सकते हैं। तो हम तो अपने बेसिक उसी टॉपिक पे आते हैं, उसी विषय पे आते हैं जो हम बात कर रहे थे स्वान के बारे में। स्वान ने इतना कुछ बताया कि जो पौधे होते हैं उसमें जो है कोशिका भित्ति का पाया जाना एक पौधों का अद्वितीय कैरेक्टर है, अद्वितीय गुण है। जंतुओं में जो है बाहरी आवरण जो है कोशिका भित्ति नहीं होती, तो अभी वर्तमान में उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कोशिका कला, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ये बात ये स्वान साहब बोल रहे हैं कोशिका भित्ति के बारे में। इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया, एक बात इन्होंने और कही। इन्होंने कहा कि जो शरीर होता है पौधों का और जंतुओं का, जितने जीव हैं धरती के ऊपर,
उनका शरीर कोशिका से बना हुआ है और कोशिका का ही उत्पाद है। जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया, जो इन्होंने बात कही है, इसी को बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। हालांकि कोशिका सिद्धांत अगर पूछेगा एग्जाम में किसने दी, तो हम यहाँ पे जो है स्लाइडन और स्वान दोनों ही बोलेंगे, क्योंकि कोशिका के बारे में दोनों ही शुरू में बात की थी। लेकिन जो एक्चुअल स्टेटमेंट है, जो एक्चुअल जो बात कही है, वो स्वान ने कही है। तो स्वान ने क्या कही? तो स्वान ने कहा है, स्वान ही चल रहे हैं अभी हम स्वान को लेके ही चल रहे थे। वो तो मैंने बीच में आपको दिखा दिया कि पादप कोशिका जंतु कोशिका में एक बेसिक अंतर क्या होता है, ताकि आप कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति आप समझ सकें। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्वान के बारे में ही। इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा सभी जीवों का शरीर कोशिका से बना हुआ है और कोशिका का उत्पाद है। सभी जीव कोशिका से बने हैं, और कोशिका के ही उत्पाद है। और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसे ही हम लोग बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। इसे ही बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। लेकिन ये कोशिका सिद्धांत ये बता नहीं पाई कि आखिर हम सभी कोशिका से बने हैं, कोशिका का ही उत्पाद है, तो नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं। यानी कि ये इसकी एक कमी थी कि नई कोशिका कैसे बनती है। तो इसकी एक कमी लिख देते हैं, कोशिका सिद्धांत की कमी। कोशिका सिद्धांत चल ही रहा है, इसकी कमी डाल देते हैं। तो इसकी कमी है कि नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं। एक मिनट, कोशिका सिद्धांत लिखा था यहाँ पे। तो नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं, ये बात बता नहीं पाई कोशिका सिद्धांत। तो इसका मतलब यह हुआ कोशिका सिद्धांत में कोई कमी आ चुकी है। इस कमी को दूर करने के लिए किसी और साइंटिस्ट को आना पड़ेगा। और इस कमी को दूर करने के लिए 1855 में एक और साइंटिस्ट आ चुके हैं, 1855 में एक और साइंटिस्ट आ चुके हैं, जिनका नाम है रुडोल्फ बर्च्यू, जिन्हें हम लोग बिरकोव भी कहते हैं। रुडोल्फ बर्च्यू को हम लोग बिरकोव भी कहते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है कोशिका सिद्धांत में बदलाव किया और उसको अंतिम रूप दिया। इन्होंने कोशिका सिद्धांत में बदलाव किया और इसे अंतिम रूप दिया। कैसे दिया इसे अंतिम रूप? कैसे इन्होंने बदलाव किया? इन्होंने अपनी भाषा में कहा ओमनिस सेल्ला ई सेल्ला। इसको हम इंग्लिश में भी लिखेंगे। इन्होंने अपनी भाषा में कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अब इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, इसकी हिंदी नहीं होती कोई, लेकिन फिर भी मैं हिंदी लिख देता हूं इसकी। ओमनिस सेल्ला ई सेल्ला। ओमनिस सेलुला
ई सेलुला। जैसे अपने यहाँ भाषाएं चलती हैं कई सारी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, कन्नड़, तमिल, ऐसे ही इनके यहाँ एक भाषा थी जिसे इस भाषा में इन्होंने बोला ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला। मैंने कहा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो बताओ। तो इसका मतलब इन्होंने बताया कि नई सेल पुरानी कोशिकाओं से बनती है। इसका मतलब बताया इन्होंने, क्या इसका मतलब था, इसका अर्थ था नई कोशिका या नई कोशिकाएं पुरानी कोशिका से बनती है। इस तरह से कोशिका सिद्धांत में 2 पॉइंट हो चुके हैं। पहला पॉइंट कहा जाता है क्या, सभी जीव कोशिका से बने और कोशिका के ही उत्पाद है। तो पहला पॉइंट ये हो गया, और दूसरा पॉइंट हो गया नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है। तो इन 2 पॉइंट को मिला के बोलते हैं ये है पूरा कोशिका सिद्धांत। अब यहाँ पे जो मैंने पढ़ाया आपको एक बार रिकॉल करते हैं इसको। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कोशिका की खोज किसने की। आप बोलेंगे रॉबर्ट हुक ने की 1665 ईस्वी में की, लेकिन ये निर्जीव कोशिका थी। फिर पूछेगा फिर सजीव कोशिका की खोज किसने की। सजीव कोशिका की खोज की एंटोन वान लीeuwenhoek ने। फिर पूछेगा कि कोशिका को हम लोग और क्या बोलते हैं। कोशिका को हम लोग बोलते हैं, कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। फिर पूछेगा कोशिका सिद्धांत कब दिया गया। हम बोलेंगे 1839 में। फिर पूछेगा कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो बताएंगे हम जो है स्लाइडन और स्वान ने दिया। फिर पूछेगा स्लाइडन क्या थे, तो हम बोलेंगे जर्मनी के वनस्पति शास्त्र ज्ञाता थे। और स्वान क्या थे, तो स्वान जो है अंग्रेज थे, इंग्लैंड के थे और जो है जंतु विज्ञानी थे। फिर पूछेगा आपसे कि कोशिका सिद्धांत जो है, ये जो परिकल्पना है कोशिका सिद्धांत की परिकल्पना, इसका जो पहली बार जो एक स्टेटमेंट था वो किसने दिया, तो स्वान ने दिया। फिर पूछेगा कोशिका सिद्धांत को किसने जो है बदलाव कर दिया, उसमें बदलाव किया, उसको फाइनल शेप किसने दे दिया, तो उसको अंतिम रूप दिया है रुडोल्फ वर्च्यू ने। कब दिया, 1855 में दिया। और इसको कहते हैं ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला, और इसका मतलब होता है नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है। इस तरीके से 2 पॉइंट मिला के कहा जाता है कोशिका सिद्धांत। थैंक यू।